देखो रे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा हम बता देते हैं पीछे का भी। तो हम लोग पढ़ रहे थे स्टेप चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ध्यान से देख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इसको मिटाएंगे तो वो टाइम लगेगा लिखने में, थोड़ा सा ये ऊपर का मिटाते हैं। देखो जो पॉलीमर बनता है वो दो प्रकार का पॉलीमर है, सबको पता है। एक होता है चेन ग्रोथ। चेन ग्रोथ का मतलब क्या होता है, एक मोनोमर रहता है और उसमें क्या होता है कि ये फ्री रेडिकल ऐड होके लंबा चेन होते जाता है, ठीक है। और एक स्टेप ग्रोथ होता है। स्टेप ग्रोथ मतलब हर बार एक नया नया स्टेप होता है, वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये एक्चुअली फ्री रेडिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म है। 11th में सबने पढ़ा होगा, अगर 11th में आप पढ़े ऑर्गेनिक तो समझ में आ जाना चाहिए। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के जगह पर यहां पर पॉलीमराइजेशन लिखना है, ठीक है। फ्री रेडिकल्स आपको पता होगा, जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का कोई भी रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। देखो सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। इनिशिएट मतलब क्या होता है, स्टार्ट होना। तो फ्री रेडिकल का रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। देखो पहला जरूरत पड़ती है पेरोक्साइड कैटलिस्ट की। पेरोक्साइड कैटलिस्ट की, पेरोक्साइड किसको बोलते हैं, जिसके बीच में OO लिंकेज हो। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज हो उसको क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड। जैसे यहाँ पर लिखा है बहुत सारे पेरोक्साइड का नाम, कोई भी ले लोगे चलता है। जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड, ये है बेंजोइल पेरोक्साइड। एसिटाइल पेरोक्साइड, टर्ट ब्यूटाइल पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड का मतलब ऑक्सीजन का लिंकेज होगा, O बॉन्ड O होगा, O सिंगल बॉन्ड। उसके बाद पहली चीज की जरूरत यह है तुमको। दूसरा जरूरत है हीट या अल्ट्रावायलेट लाइट की। काय के लिए, यहाँ लिखा हुआ है टू ब्रेक बॉन्ड। ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ने के लिए हीट या अल्ट्रावायलेट लाइट की जरूरत पड़ेगी, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। देखो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो होमोलिसिस होगा। तुमने पढ़ा होगा 11th में, 2 प्रकार का फ्यूजन होता है, होमोलिसिस और एक हेट्रोलिसिस। होमोलिसिस मतलब दोनों का इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर दोनों को मिल जाएगा। तो ये चीज बनेगा कितने बार, 2 बार। देखो इसका एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, या हमने बनाया एरो, आधा इसको आधा इसको, तो क्या बनेगा C6H5COO और डॉट। डॉट मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। इसका नाम है बेंजोइल पेरोक्साइड, इसका नाम होगा बेंजोइल फ्री रेडिकल। अब यहां से फिर ये बॉन्ड टूटेगा। क्यों टूटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत पावरफुल है, उसको अगर जरूरत पड़ेगी तो बगल वाले के इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। तो वही होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ करके CO2 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं, देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो CO2 बन जाएगा, ठीक है। CO2 बाहर, फिर बचेगा C6H5 डॉट, यानी फिनाइल पेरोक्साइड। ये एक तरह से अटैकिंग रिएजेंट हो गया, मतलब यही रिएक्शन अब चालू करेगा, ठीक है। कोई भी फ्री रेडिकल का रिएक्शन चालू करने के लिए अपने को अटैकिंग रिएजेंट चाहिए, फ्री रेडिकल चाहिए जो रिएक्शन चालू कराए। ये मिल गया। अब ये क्या करेगा, रिएक्शन चालू करेगा। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों पॉलीथीन। पॉलीथीन सबने पढ़ा होगा कि इथीन लेना पड़ता, और इथीन का पॉलीमराइजेशन करके क्या बन जाता है, पॉलीथीन। ऐसा ये पढ़े हैं सबने, पढ़े क्या, ये इथीन है, वो पॉलीथीन है, उसका ऐसा बॉन्ड तोड़ दिए तो बन गया। और सवाल है कैसे बना, हाउ, तो उसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो ये कैसे बना समझने के लिए तुमको स्टेप समझने होंगे।
सबसे पहला स्टेप है इनिशिएशन। मतलब ऐसा नहीं कि अपने आप ये बॉन्ड टूट जाता है। सवाल आएगा क्या है बॉन्ड अपने आप टूट जाएगा? तो नहीं टूटेगा। तो कौन तोड़ेगा? ये बना फ्री रेडिकल, ये जाके तोड़ेगा इस बॉन्ड को। क्योंकि देखो फ्री रेडिकल एक हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ये अनस्टेबल है ना, तो अपनी स्टेबिलिटी के चक्कर में इस पे जाके आक्रमण कर देगा। देखो इस पे, इथीन पे। जब इस पे जाएगा फिर से ये बॉन्ड टूटेगा, दोनों जगह एक एक डॉट आएगा। देखो यहां यहां। अब इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा स्टेबल होने के लिए। ये देखो ये बेचारा फिर से फ्री रेडिकल रह जाएगा, फिर ये जाके किसी और पे आक्रमण करेगा। ऐसे चलते रहेगा, प्रोसेस कभी रुकेगा नहीं जब तक पूरे खत्म नहीं होंगे। समझ में आ गया? यह है इनिशिएशन, स्टार्ट हो गया रिएक्शन। समझ में आ गया सबको? बताओ कोई डाउट है तो। हमको रिएक्शन ये वाला कराना है, लेकिन स्टार्ट यहां से करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? फ्री रेडिकल की। और वो कैसे बना वो समझाया गया यहाँ पे। देखो सबसे पहले पेरोक्साइड लेना है, कोई भी पेरोक्साइड किसको बोलते हैं? ओ बॉन्ड ओ होना चाहिए। उसको गर्म करो तो ये बॉन्ड टूट जाएगा ऐसा। फिर यहां से बॉन्ड तोड़ेगा क्योंकि CO2 बाहर निकलना है, वो निकला। फिर वो जो बना वो जाके इस पे अटैक करेगा। ये देखो फिर यहाँ का बॉन्ड तोड़ेगा, ये इससे बॉन्ड बना लेगा, इसके पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। अब ये डबल से इस पे जाकर अटैक करेगा, फिर और ऐसे करते जाएंगे, फिर लंबा चेन बन जाएगा पॉलीमर का। अभी हम दिखाते हैं। चलो ये स्टेप क्लियर है सबको? नोट कर लिए हैं? ये फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन। अभी सेकंड स्टेप आएगा प्रोपगेशन। ठीक है, नोट कर लिए क्या? बताओ, बोल नहीं रहे तो अब रिएक्शन आगे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा सबको समझ में आ रहा है ना? हम लोग ये वाला रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ये दिमाग में होना चाहिए हमेशा। इथीन है, इथीन का हमने पॉलीमराइजेशन कराया। पॉलीमराइजेशन मतलब पॉलीमर बनाने वाला रिएक्शन। तो ये बन गया ऐसा पॉलीथीन। क्या बन गया? पॉलीथीन। ओके, तो चेन प्रोपगेशन स्टेप अब अगला आएगा। पहला स्टेप सबने देखा है कि उसमें ये बन गया मेरे पास, ये फ्री रेडिकल बन गया। अब क्या करेगा भाई? जब तक एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, जब तक ये अनस्टेबल है, और अनस्टेबल चीज क्या करता है? रिएक्ट करते रहता है दूसरे लोगों से। तो ये बार बार जाके इस इथीन से रिएक्ट करेगा, बार बार स्टेबिलिटी के खोज में। फिर से इथीन से रिएक्ट करेगा। कोई ये तो नहीं सोच रहा है कि हम एक ही बार डाले हैं। कैसे एक बार डाले हैं? यहाँ पर N लिखा रहता है, N बार, लाखों करोड़ों बार हम उसको डालते हैं, तब तो वो जुड़ के बनता है वैसा। तो एक बार रिएक्ट किया, ऐसा बना। अब ये डबल से इस पे जाकर रिएक्ट करेगा, फिर वही कहानी होगी। क्या होगी? यहाँ की बॉन्ड टूटेगा। देखो ऐसा लिखो, C6H5 CH2 बॉन्ड CH2, यहाँ डॉट है, यहाँ का बॉन्ड टूट जाएगा तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। देखो CH2 डॉट, सिंगल बॉन्ड रहेगा, पाई बॉन्ड टूटता है, याद है ना? हमने तुमको बताया था एडिशन रिएक्शन का मतलब ही होता है वैसा रिएक्शन जिसमें कौन सा बॉन्ड टूटे? पाई बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए। उसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एडिशन। ओके, ये डबल दोनों मत नहीं टूट सकता है कभी। अब देखो यहाँ भी एक अनपेयर, यहाँ भी थी, ये दोनों अनपेयर मिलकर आपस में क्या बना लेंगे? ऐसा बॉन्ड बना लेंगे नहीं? फिर इन दोनों का एक खत्म, फिर ये बन गया ऐसा। देखो फिर ये डबल से जाकर उस पर रिएक्ट करेगा, ऐसे चलते रहेगा। तो ये चेन बड़ा हो रहा है क्या? देखो तो चेन ग्रोथ हो रहा है। अब तुम नाम को पढ़ो, इसका नाम था चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये फ्री रेडिकल इस पे अटैक करते जा रहा। तो चेन ग्रोथ क्यों बोलते हैं? क्वेश्चन आता है पेपर में, इसको चेन ग्रोथ क्यों बोलते हैं? तो चेन ग्रोथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि बार बार ये इसका जो मोनोमर है, ये मोनोमर है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोमर है।
ये जो मोनोमर है वो बार बार इस फ्री रेडिकल से अटैच हो जा रहा है, जुड़ रहा है, चेन की लंबाई बढ़ रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, चेन ग्रोथ। तुम इधर एक क्वेश्चन लिख लो, why this reaction is called, why this नहीं, why free radical addition reaction, why free radical addition reaction, एडिशन पॉलीमराइजेशन, कहीं साइड में भी लिख सकते हो, इज कॉल्ड चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो क्या जवाब है, बहुत सिंपल जवाब है कि जो फ्री रेडिकल है, यही लिखा हुआ है देखो, जो फ्री रेडिकल बनता है इस रिएक्शन में, वो फ्री रेडिकल बार बार मोनोमर से रिएक्ट करता है, एक मोनोमर से बार बार रिएक्ट करता है और इस तरह से चेन की लंबाई बढ़ती जाती है। ठीक है, इसमें ही जवाब छुपा है। देखो फ्री रेडिकल जो फॉर्म होता है, क्या फॉर्म हुआ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल किसको बोलते हैं, जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जो फ्री रेडिकल फॉर्म होता है वो बार बार मोनोमर से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके इस तरह से चेन की लंबाई बढ़ते जाती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। पॉलीमराइजेशन समझ रहा है, पॉलीमर बनाने के प्रोसेस का नाम होता है पॉलीमराइजेशन। ठीक है, ओके। देखो इधर आगे फिर वही चीज चलते रहेगा इनफाइनाइट टाइम्स। कब तक चलते रहेगा, जब तक इथीन है, जितने सारे इथीन तुमने लिया है सब जुड़ जाएगा, उसमें जुड़ेगा ना। जितने बार ये मोनोमर लिए हो, बहुत सारा लिया मैंने, एन लिखा है यहाँ पे, एन तुम्हारी मर्जी, 1 लाख 10 लाख 50 लाख जितना चाहिए उतने बार ये जा के इससे जुड़ेगा और ये लंबा सा चेन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई सबको, ओके। अब उसके आगे क्या होगा, अब हम ऐसे लिखते तो नहीं रहेंगे बेवकूफ जैसा, तो अब इसको एक ट्रिक इन्होंने बनाया दिखाने के लिए, ध्यान से देखना। जैसे मान लो हम इस पे फिर से CH2 डबल बॉन्ड CH2 डालें, सोचना तो क्या होगा, हम तुमको दिखा रहे हैं। C6H5, इसको छोड़ दो आप, और यहां पर CH2, समझना थोड़ा ध्यान से, ये क्या होगा, फिर से बॉन्ड टूट जाएगा और ये आके इधर साइड में चिपक जाएगा। राइट, क्लियर हो गया सबको ना, डाउट है? यहाँ देखो ना, वही तो हुआ, ये बॉन्ड यहाँ का तोड़ के इधर जोड़ दिया हमने, देखो मिलाओ, दिख रहा है सबको, पहले से इतना था, ये जुड़ गया बाद में आके, ओके। देखो यहाँ 2 4 और 2 और आ जाएगा 6। तो ऐसा लिखने में भी बहुत दिक्कत होगी। इन्होंने सामने वाला बोला कि तुम ध्यान से देखो, तो ये CH2 दो बार बढ़ जा रहा है, हर बार 2 CH2 बढ़ जा रहा है, ध्यान से देखो। पहले एक भी नहीं था, 0 था, याद करो, फिर ये 2 आया, यह है ना 2, फिर और 2 आया, फिर और 2 आया, तो हर बार ये बढ़ते जा रहा है। समझ में आ रहा है? जितने बार हम इसको डालेंगे उतने बार ये 2 बढ़ते जाएगा। तो इसको लिखने का इन्होंने क्या बोला, ऐसा मत लिखो यार, बहुत टाइम वेस्ट होगा अपना। तो यहाँ पर इसको इन्होंने बोला कि ये CH2 को मिला लो, देखो ध्यान से ऐसा, और यहाँ पे 2 लिख दो डायरेक्ट। बोलो, समझा दे तो हाँ बोलो। नहीं समझाए? अगली बार जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 जोड़ोगे तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 3, उसको बढ़ाएंगे नहीं, छेड़ेंगे नहीं। को बोला क्यों सर, तो लास्ट में जुड़ता है। अरे पगला, तो आता तो वही है, लास्ट में भी जुड़ के। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो तुम इसको लास्ट में ही जोड़ते हो, लेकिन ये बीच वाला चेन ऐसा ही दिखता है ना, सेम टू सेम। तो प्रॉब्लम क्या है उसको श्री करने में? देखो ऐसा हो जाएगा, CH2 ये कितने बार, 3 बार, और फिर ये CH2 डॉट। तो कोई ये मत सोच ले कि ये बीच में जाके जुड़ गया, ये जुड़ा तो इधर साइड में ही है, लेकिन ये यूनिट इसमें जुड़ गया, ये ऐसा सोचो। ये जो है वो इसमें चला गया, ये 2 से कितना हो गया, 3। समझ में आ गया? अब मान लो हम n बार जोड़ेंगे, n बार है ना मेरे पास, तो अगर हम n बार जोड़ दें या क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, ओके।
चलो इतना समझ में आ गया सबको, बताओ। अब सोचो, अब एक चीज थोड़ा फ्लैशबैक में चलो, तुम रुको रे, अरे छापने में आते तुम। तो याद करो ये चीज 2 बार बना था, देखो कॉपी में अपने, ये कितने बार बना था? 2 बार। किसी को याद नहीं आ रहा तो हम दिखाते हैं, देखो इधर C6H5 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ऐसा था ये। जब ऐसा था यहां से बॉन्ड टूटा है तो 2 बार बना ना, ठीक है। हम लोग इसके बारे में पढ़े कि क्या हो रहा, इसमें डबल बॉन्ड जुड़ रहा, सॉरी पहले CO2 निकला, फिर डबल बॉन्ड जुड़ते जुड़ते, ये भी तो वैसा ही रिएक्शन चला रहा होगा ना। यानी ऐसे वाले चीज कितने बार होंगे? 2 बार। सोचो, आ रही बात समझ में? तो हाँ बोलो यार। अरे जो चीज ये पढ़े तुम, सेम टू सेम ये भी तो है। तो अगर ये रिएक्ट कर रहा है तो ये भी कर रहा होगा, ये बैठा तो नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे सेम रिएक्शन वो भी दिखा के कितने बार बना होगा? 2 बार। अब वो काम आएगा चेन को खत्म करने के लिए। बोलते ना लोहा को लोहा काटता है, राक्षस को राक्षस मारता है, वैसे ये फ्री रेडिकल को फ्री रेडिकल ही मारेगा। अभी एक और फ्री रेडिकल आएगा, इसको जुड़ के खत्म करेगा इसको। चलो इतनी बात समझ में आ गई तो हाँ बोलो यार। अरे इसमें बीच में चलिए, ये स्टेप समझ में आया? चेन प्रोपगेशन, चेन आगे बढ़ रही है, देखो इसमें चेन लंबा हो रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ रिएक्शन, अभी चलेगा वो। जब तक ये डॉट रहेगा जब तक वो चलते रहेगा, ठीक है। तो चेन प्रोपगेशन में क्या होता है, चेन का लेंथ बढ़ते जाता है, बार बार ये मोनोमर आके इस पे जुड़ते जाएगा, चेन लंबा होते जाएगा। देखो ये हमने कुछ दिखाया सैंपल तुमको, ये 1 था, फिर ये 2 हुआ, यहाँ पर 1 चाहे तो तुम लिख सकते हो, फिर 2, फिर 3, फिर n बार जोड़ दिए। तो क्लियर है? ऐसा लिखते भी नहीं रहेंगे पागल जैसे। ये स्टेप क्लियर है क्या सबको? जल्दी बताओ, बोल नहीं रहे सब। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप है ये। इसमें क्या होगा, ऐसा 2 बार होगा। अभी हम तुमको समझा रहे थे कि ये सारा काम 2-2 बार होगा, सब डबल डबल है। तो ये चीज को 2 बार लिख लो आप यहाँ पे। तो C6H5 CH2 CH2N, यही था ना। और उसके बाद CH2 CH2 डॉट। ये 1 बार नहीं होगा, ऐसा 2 बार होगा, प्लस 1 बार और। अब ये भी फ्री रेडिकल है, ये भी फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और क्या हो जाएंगे, रिएक्शन खत्म। क्योंकि अब कंटेनर के अंदर कोई फ्री रेडिकल नहीं बचा। अब इसके पहले क्या हो रहा था, जुड़ रहा था फिर भी फ्री रेडिकल बच रहा था, जुड़ रहा था फिर भी फ्री रेडिकल बच रहा था। इसमें क्या होगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, पूरे फ्री रेडिकल खत्म, रिएक्शन खत्म, ठीक है। क्योंकि जब ये फ्री रेडिकल ही नहीं रहेगा तो रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं सकता। यही तो बार बार रिएक्ट कराता था बॉन्ड को तोड़ तोड़ के, बॉन्ड तोड़ने वाला ही खत्म हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ दो, लंबा बन गया हो, बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं ऐसा बहुत लंबा हो जाएगा, नोट कर लो आप, जो भी छाप मिला करके आया। ये लिखो, फिर ये लिखो, ऐसा पलट के लिखना साइड में था, समझ गया? लिख लेंगे क्या, हम लिख के दें? लो ये लिख दिया हमने। अब यहाँ से इसको छाप दो ऐसे, ये क्योंकि ये किनारे में जाना चाहिए, ये लास्ट का पार्ट है, ये बीच में रहना चाहिए, समझा ना। ये डॉट और ये डॉट क्या बना लेगा आपस में, बॉन्ड, इसीलिए इसको हम साथ में रखेंगे। तो यहाँ पर एक डॉट है, फिर एक यहीं पर डॉट वाला चालू करो, नीचे बनाना पड़ेगा, जगह नहीं। तो आप नीचे बना देना CH2 बॉन्ड CH2N बार। ये देखो यहाँ पे भी डॉट था, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, हो गया। अब इतना बड़ा तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो हम लोग शॉर्ट में वैसा लिखते हैं। देखो अब इतना बड़ा हम लोग लिख सकते हैं क्या, बार बार पॉलीथीन। पॉलीथीन क्या है, लंबा चेन पॉलीमर है, देखो। तो हम लोग शॉर्ट में इतना एक उठा लिए, इधर एन लगा दिए, खत्म। अब सबको समझ रहा है, ऐसे 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 जोड़ते जाओ, क्लियर है? ये है पॉलीथीन का एक्चुअल कहानी। चलो
अब और भी ऐसे बहुत सारे पॉलीमर हैं जो ऐसे ही बनाए जाते हैं, लेकिन हम लोग सबका मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे, सबका पढ़ेंगे तो दौड़ा जाएंगे, इतना डिफिकल्ट है ये। तो बस आपको एक पढ़ा दिया गया, बाकी आप सोच लेना ऐसा ही होता होगा, पढ़ाया नहीं जाएगा, बस आप सोच लेना थोड़ा। ये बस इसलिए पढ़ाया गया ताकि आपको पता चले कि ये पॉलीमर बनता कैसे है, चेन ग्रोथ पॉलीमर, और कुछ नहीं है इसमें। और कोई भारी भी नहीं है, बस बड़ा दिख रहा है लिखने में, एक ही जैसे चीजें को लिखते जा रहा है बार बार। नीचे लिखो, लिखो फॉर टर्मिनेशन, पॉलीथीन ऐसे ही बनता है इसी तरह से, फ्री रेडिकल जोड़ जोड़ के। पॉलीथीन के दो टाइप्स होते हैं, याद रखो, इट हैज टू टाइप्स। दो प्रकार का पॉलीथीन आता है, एक जिससे चेयर बनती तुम्हारी, वो भी तो प्लास्टिक है पॉलीथीन, और जब बकेट बनती है हार्ड रहता है, और एक कैरी बैग देखो वो क्या होता है, सॉफ्ट लचीला। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बराबर। कैरी बैग देखे ना, पन्नी, वो कैसा रहता है, फट जाएगा, टूट जाएगा आसानी से, और एक बहुत हार्ड भी रहता है। तो पहला टाइप है पॉलीथीन का लो डेंसिटी पॉलीथीन, एलडीपी भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, और दूसरा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो लो और हाई, डेंस मतलब समझता है ना, घना, तो ये लो डेंस है और वो हाई डेंस है। क्यों है, हम तुमको पिछली बार बताए हैं कि डेंसिटी डिपेंड करती है कि उनके मॉलिक्यूल्स कितने पास पास में है। तो ये जो होता है लो डेंसिटी वाला पॉलीथीन का स्ट्रक्चर, वो ब्रांच होता है थोड़ा थोड़ा। अब तुमको हम कल समझा रहे थे कि जो भी ब्रांच होगी वो ज्यादा चिपक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बीच में रोक रहा है ना चिपकने से क्योंकि ये आपस में रिपल्सन करते ना, सब बॉन्ड्स आपस में क्या करते हैं, रिपल्सन। तो रिपल्सन करते हैं, इस वजह से क्या होता है कि ये चिपक नहीं पाता, इसकी बात कर रहे हैं। जब चिपकेगा नहीं तो ऐसे दूर दूर रहेंगे सब, जब दूर दूर रहेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी इनकी, कम, ये वाली। तो इनका डेंसिटी कम होने में जिम्मेदार है इनका स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर। अगर ये ब्रांच नहीं रहते तो हाई डेंसिटी होते थे। अच्छा, अगर मान लो ऐसे सीधा सीधा रहता, फिर जब सीधा सीधा रहता तो हम इसको एकदम चिपका चिपका के पैक कर सकते थे ना, चिपका चिपका के जब रख लेते तो इनकी डेंसिटी क्या हो जाती थी, हाई। तो बस सिंपल बात है, नाम क्यों है इनका लो डेंसिटी, क्यों हाई है, तो इसका ब्रांच स्ट्रक्चर है, इनको हम क्लोजली पैक नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से लो डेंसिटी है। और ये हाई डेंसिटी वाला है जो इसका लीनियर स्ट्रक्चर है, सीधा सीधा, तो इसको आप क्लोजली पैक कर सकते हो, डेंसिटी हाई हो गया। अब सवाल है बनता कैसे, दोनों को बनाने का प्रोसेस सेम ही है क्या इथीन से, तो नहीं, दोनों इथीन से ही बनता है, लेकिन इसको बनाने के लिए टेम्परेचर प्रेशर अलग लगता है, कैटलिस्ट भी अलग लगता है, और इसको बनाने के लिए भी टेम्परेचर प्रेशर और कैटलिस्ट अलग लगता है, उसको हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो पहला एलडीपी के बारे में बात करेंगे, फिर एचडीपी के बारे में। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए दोनों इथीन से ही बनता है, फॉर्म्ड बाय इथीन, ये बात ध्यान रखना। दोनों पॉलीथीन नाम ही है तो इथीन से ही बनेगा। पॉलीथीन हमने बोला था जिसके नाम में पॉली लगाओ समझ जाओ, उसका मोनोमर उसी में छुपा है। जैसे पॉलीस्टर, तो पॉलीस्टर कैसे बना होगा, स्टर से। पॉलीस्टाइरीन कैसे बना है, स्टाइरीन से। पॉलीएक्राइल तो कैसे बना है, क्राइलोनाइट्राइल से। तो उसके नाम से ही पता चल जाता है, इस चैप्टर में एक खास बात है। तो देखो, फॉर्म्ड बाय इथीन अंडर वेरी हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए, कितना चाहिए देखो, 1000 से 2000 ATM, एंड टेम्परेचर चाहिए 3
इसको बनाने के लिए कम प्रेशर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, हाई डेंसिटी को, और कम टेम्परेचर भी जरूरत पड़ेगी। एटीएम समझता है ना, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का प्रेशर। तो देखो तुम इसको बनाने के लिए टेम्परेचर प्रेशर कम लगता है, वो लिख दिया हमने, और यहाँ पे ज्यादा लगता है, ठीक है। उल्टा है, थोड़ा उल्टा नहीं लग रहा, तो लग रहा हाई डेंसिटी वालों को बनाने के लिए ज्यादा लगना चाहिए। नहीं नहीं, वैसा नहीं है, क्योंकि इसका ब्रांच नहीं है ना, आसानी से बन जाएगा, ये मुश्किल करेगा, इसका ब्रांचेज है। ओके, अब देखो इसमें जो कैटलिस्ट लगेगा, परऑक्साइड कैटलिस्ट होगा। अभी आपने बना के दिखाया था हमें, अभी जो हम रिएक्शन पढ़ाए थे उसमें कौन सा कैटलिस्ट लिए थे? परऑक्साइड, बेंजोइल परऑक्साइड लिए थे ना। तो उसी परऑक्साइड में से कोई कैटलिस्ट तुम इसके लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। परऑक्साइड कैटलिस्ट यूज होगा, याद रखो। और इसमें कैटलिस्ट बड़ा ही अच्छा नाम है, एक मार्क में पूछता है कभी कभी, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है भाई? तो ये साइंटिस्ट का नाम एक्चुअली, उन्होंने कैटलिस्ट डिस्कवर किया था जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने का काम आता है। तो इसके लिए जिगलर नाटा कैटलिस्ट, अब ये होता क्या है? तो इसमें देखो क्या होता है, देखो हम बता दें, C2H5 3Al प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। देखो इसका नाम क्या है, सुन लो, ये आता है पेपर में 1 मार्क में। क्या है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जो भी यूनिक नाम है कैटलिस्ट का वो पूछे जाते हैं कभी कभी। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट में क्या है, दो चीजों का मिक्सचर रहता है। एक है, देखो इसका नाम क्या लिखोगे आप, ट्राई इथाइलिन, ट्राई 3 बार इथीन है ना, तो ट्राई इथाइलिन एल्यूमिनियम, और उसके बाद टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ठीक है। याद कर जाओ नाम ये, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम लिख दे कि पढ़ लोगे, ये इथाइल है ना भाई, सबको पता है ना, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। चलो तो याद हो जाएगा आराम से। देखो इसके लिए परऑक्साइड यूज होगा, जो कि हमेशा होता है फ्री रेडिकल में, उसके लिए थोड़ा अलग है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट है। ओके, अगला पॉइंट आएगा, इट इज हाईली ब्रांच्ड। सो इसलिए क्लोज पैकिंग अलाउ नहीं है। क्लोज पैकिंग अलाउ नहीं है, हेंस इट हैज लो डेंसिटी। ये चीज समझाना, क्यों डेंसिटी कम है? क्योंकि ब्रांच्ड होते हैं। अब ब्रांच रहेगा तो ऐसे 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 सोचो तुम, ऐसे ब्रांच निकलेंगे, चिपक के नहीं रख सकते ना किसी चीज को, वो ब्रांचेस रोकेंगे चिपकने से। ये लीनियर है, इट इज लीनियर पॉलीमर, सो क्लोज पैकिंग इसमें अलाउ है। क्लोज पैकिंग अलाउ है, hence it has high density।
इसलिए इसका डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, ओके। तो दोनों के दोनों फ्लेक्सिबल होते हैं, बस फर्क है ये थोड़ा डेंसिटी ज्यादा है, मजबूत होगा, ये थोड़ा कम मजबूत है, और कुछ नहीं। इसका हम लोग यूजेस बता दे रहे हैं आपको। इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, बिजली के तार पे जो कवर चढ़ता है बहुत फ्लेक्सिबल होता है, देखो कितना अच्छे से मुड़ता है, वो बनाएंगे आप। या स्क्वीज बोतल, स्क्वीज बोतल समझते हैं? स्क्वीज बोतल मतलब बच्चों को जो दूध पिलाते हैं वो बोतल, वो आसानी से ऐसे मचोड़ मुचोड़ दो, कुछ नहीं होता उसको। तो ये अपना जो 10 रुपए की पानी की बोतल आती है वो भी है, ये सब इजीली मोड़ सकते हैं। उसके बाद फ्लेक्सिबल पाइप, फ्लेक्सिबल पाइप आपके कूलर में लगा हुआ है, जब पानी पटाते अपन, तराई करते जो, फ्लेक्सिबल पाइप है। और एक बिजली की पाइप आती है, वो हार्ड है, वो नहीं मुड़ता। ये फ्लेक्सिबल पाइप अलग हो गया, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, हाई लो डेंसिटी है ना, ये हार्ड है, ये मुड़ेगा कम। इससे बनेगा बकेट, डस्टबिन, बॉटल बनता, पाइप इससे भी बनता है, लेकिन वो हार्ड वाला बिजली वाली पाइप, नल फिटिंग वाली पाइप। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है और वो कम फ्लेक्सिबल है, जगह नहीं है मेरे पास, लिख लो। ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ये कम फ्लेक्सिबल है। ठीक है, चलो। पॉलीथीन का एक खास बात है कि किसी केमिकल से रिएक्ट नहीं करता है, तुमने जानते होंगे ना। अरे पन्नी के अंदर हम कुछ भी रख दे वो रिएक्शन नहीं, उसमें एसिड डाल दो, बेस डाल दो, साल्ट डाल दो, खराब होगा? कुछ नहीं खराब होगा, वो रिएक्ट नहीं करता किसी से, केमिकली इनर्ट होता है। दोनों हाई हो लो उससे कोई मतलब नहीं। तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है और वो कम फ्लेक्सिबल है, लिख लिए। चलो अगला हम लोग को पढ़ना है टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन का पूरा नाम टेट्राफ्लोरोइथीन है, पॉली टेट्राफ्लोरो। अब देखो हमने तुमको क्या बोला, जिसके नाम में ऐसे लगा हुआ है समझ जाओ कि इसका मोनोमर इसी के नाम में है। क्या है इसका मोनोमर? पॉली हटा दो तो क्या बचेगा? टेट्राफ्लोरोइथीन, ये इसका मोनोमर है। जैसे पॉलीथीन, पॉली हटा दो, इथीन बचा। 90%, हम 100% तो नहीं बोलेंगे, एक दो ऐसा आउटपुट है। 90% का नाम ऐसी है इस चैप्टर में कि उसके पॉलीमर से उसका मोनोमर का ज्ञान हो जाए। जैसे बुना एस, बुना एन, नाइलॉन 6,6, इनमें नाम पॉलीमर के नाम में मोनोमर का नाम छुपा हुआ है सब में। तो देखो पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, तो पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन में हम समझ रहे हैं टेट्राफ्लोरोइथीन ये मोनोमर हो गया इसका। तो अब बना लो टेट्राफ्लोरोइथीन, कोई बना सकता है। इथीन यानी डबल बॉन्ड, ऐसे 4 बार फ्लोरो मतलब इधर भी 2 फ्लोरीन, इधर भी 2 फ्लोरीन, हो गया टेट्राफ्लोरोइथीन। हाइड्रोजन है ही नहीं। तो जैसे पॉलीथीन बना होगा सेम वैसे ही बना होगा, बस हाइड्रोजन की जगह क्या है? फ्लोरीन है, और कुछ है नीचे। तो हम लोग बना के तो देखेंगे नहीं, आप बस एरो लगाएंगे और लिख देंगे पॉलीमराइजेशन, खत्म। कितना आसान जिंदगी है देखो इधर।
बट एक्चुअली कैसे हुआ तुमने अभी देखा थोड़ी देर पहले, बहुत कष्ट है। पहले फ्री रेडिकल आएगा, फिर वो, अरे भारी काम है, ठीक है। तो बार बार इसे बनाना नहीं, एक बार आप बना लिए उसके बाद बस उसको दिमाग में रखो। पहले फ्री रेडिकल आता है, फिर वो इस पे अटैक करता है, फिर ऐसे लंबा होते जाता है, फिर अंत में खत्म होते हैं लोग जुड़ जुड़ के। तो ऐसा बना लेंगे अब इसको शॉर्ट में कैसे लेंगे, CF2 तो एडिशन रिएक्शन अभी हम बताए तो उसका मतलब पाई बॉन्ड टूटना चाहिए। पाई बॉन्ड टूट गया, इधर साइड में ऐसे लाइन लगा दो, ऐसे N। अब आपको समझ रहा होगा इस साइड में बॉन्ड का क्या मतलब और N का क्या मतलब, ये चीज ऐसा चलते जाएगा लाइन से। ये है आपका टेफ्लॉन, शॉर्ट में पूरा नाम इतना लिखना है तो लिखो, हम तो ये लिखेंगे। अब टेफ्लॉन के बारे में दो चार बातें सुन लो। क्या है दो चार बातें? पहली बात है कि बहुत यूजफुल है ये एक पॉलीमर है जिससे गैस्केट भी बनता है। गैस्केट समझ गया ना, कहीं पे लीकेज हो रहा है, तुम्हारे नल में लीकेज होता है सर, लपेट के अपन डाल दिए, बंद हो जाता है ना पानी, तो ये उसके काम आता है, ठीक है। ओके, तब तुम सबने देखा ही है टेफ्लॉन, तो चलो नोट करो इसको। देखो, इट इज फॉर्म्ड बाय फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन अभी पढ़ाया था ना, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट at high pressure, in the presence of catalyst at high pressure। ठीक है, अब ये रिएक्शन लिखने की जगह छोड़ दो, नीचे लिखो प्रॉपर्टीज में। देखो, इट इज केमिकली इनर्ट। देखो, ये केमिकली इनर्ट वाला डायलॉग सारे पॉलीमर में लिख सकते हो, सुनो बे। कोई पॉलीमर कभी रिएक्ट नहीं करता, ये भी सुन लो, कोई पॉलीमर कभी रिएक्ट नहीं करता है। पॉलीमर का यही तो दुष्प्रभाव है, या अच्छा बोलो या खराब बोलो, वो कभी रिएक्ट नहीं करेगा किसी चीज के से। क्यों नहीं करेगा भाई? इतना बड़ा चेन है कि उससे कौन रिएक्ट करने जाएगा, बहुत मुश्किल का काम है। तो इसीलिए रिएक्ट नहीं करते। ये पॉइंट आप सब में लिख सकते हो, केमिकली इनर्ट। इनर्ट मतलब डू नॉट रिएक्ट। तो केमिकली इनर्ट एंड नॉन कोरोसिव। नॉन कोरोसिव मतलब कोरोजन नहीं होगा भाई इसमें, जैसे लोहा में हो जाता है, इसमें नहीं होगा। नॉन कोरोसिव। अब लिखो यूजेस। पहला लिखो, इट इज यूज टू मेक ऑयल सील। It is used to make oil seal and gasket. It is used to make oil seal and gasket. दूसरा, it is used to make non-stick coating. Non-stick coating on utensils. तुमने देखा होगा आजकल नहीं चिपकने वाले बर्तन आते हैं, देखे हैं क्या? खाना बनाते हैं, ब्लैक कलर का कोटिंग रहता है, देखे हैं? उसमें कुछ चिपकता नहीं है। तो नॉन स्टिक कोटिंग टेफ्लॉन का होता है, याद रखना। नॉन स्टिक कोटिंग ऑन यूटेंसिल्स, यानी बर्तनों पे एक परत बना सकते हैं इससे, उससे खाना चिपकेगा नहीं। पुराने जमाने में ऊल मिलता था, तो ऊल ही नहीं मिल रहा, ना भेड़ है ना ऊल है। भेड़ के बाल से बनता ना ऊल, तो भेड़ कहाँ है? कौन भेड़ पालता आजकल? या मान लो पालते भी होंगे तो कितने भेड़, 10,000 भेड़ पाले थे, पूरे इंडिया के 100 करोड़ आबादी की ब्लैंकेट की जरूरत पूरी होगी क्या? नहीं हो सकती। तो फिर उसके लिए इन्होंने सब्स्टिट्यूट निकाला कि भाई इसके जगह कुछ और लाओ जो अच्छा हो और गर्म भी हो, सब कुछ वैसा ही। वही एक्राइलोनाइट्राइड ये या बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? देखो, लाइट वेट है, चीप है। पॉलीमर है तो चीप ही होगा ना, कंपनी बना रही ना भेड़ पालने का झंझट, ना उसको खाना खिलाना है, 1 साल खाना खिलाओ फिर ऊल निकलेगा। 2 मिनट में बनता है। पॉलीमर है तो सस्ता है, कलरफुल है, बहुत सारे फायदे हैं। लाइट वेट है सबसे बड़ा तो मेन फायदा, देखा होगा बहुत हल्का रहता है। ओके, तो पॉलीक्राइलोनाइट्राइल सब लोग परिचित हो गए, तो इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं हम लोग। इसके लिए तुमको जानना होगा क्राइलोनाइट्राइल। देखो, इसका मोनोमर ये है, दिख रहा है ना? तुमको 12 बोले पूरे चैप्टर में मोनोमर नहीं याद करना पड़ेगा, उसके नाम से ही पता चल जाएगा।
ओके। और ये नाम भी याद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पेपर में नाम ये पूछते हैं, वो देखें ये क्या होता है। तो फिर अपने को मतलब मोनोमर, हाँ फार्मूला याद करना पड़ेगा। तो अब देखो एक्राइलो नाइट्राइल, तो हमको नाइट्राइल याद होगा, ऑर्गेनिक में पढ़ते रहते हो। नाइट्राइल किसको बोलते हैं? CN को बोलते हैं ना। CN को क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। IUPAC नेम है उसका नाइट्राइल। कॉमन नेम साइनाइड, साइनो, कोई कोई बोलते हैं कुछ भी, लेकिन IUPAC नेम नाइट्राइल है। तो एक्राइलो नाइट्राइल ऐसा होता है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 CN, इसका नाम हो जाएगा एक्राइलो नाइट्राइल। N बार लो। अच्छा देखो पिछली बार हम N लगाना भूल गए थे। सारे मोनोमर कितने बार होते हैं? N बार, तभी तो पॉलीमर बनेगा। बहुत सारे, बहुत सारे को हम लोग क्या लिख लेते हैं? N। इसके पहले भी तुम N लिख लेना, जहां जहां मोनोमर के सामने N नहीं लिखे। अब इसका पॉलीमराइजेशन करना है, बहुत आसान है। हम तुमको क्या बता रहे हैं बार बार, ये डबल बॉन्ड तोड़ दो ऐसा। अब एक टेक्निक और सीखो कि जैसे तुमने अभी ये पढ़ा, इसमें पॉलीमर लिखना है तो ये बॉन्ड मिटा के इधर 2 लाइन खींच के ऐसा इन लगाते थे, राइट। उस तरह सेम टू सेम टेफ्लॉन भी था। यहाँ पर ये पॉलीथीन है, टेफ्लॉन में क्या आ जाएगा? बस यहाँ पर CF2 CF2 बराबर। यहाँ भी ऐसा था, ये बॉन्ड तोड़ के आप ऐसा करके ये N लिख दिए थे, ठीक है, टेफ्लॉन। अब प्रॉब्लम है कि इधर साइड में कोई है नहीं, तो आप आराम से इधर खोल, इधर साइड में CN डिस्टर्ब करेगा। हमने बताया होगा साइड, अगर साइड में कोई रहे डबल बॉन्ड के राइट साइड में, तो उसको मोड़ के कहा कर दो? ऊपर या नीचे। क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते? देखो तो ऐसा, कहां पे? कहां पे? CH2 पे बीच में। ठीक है, इधर ध्यान दो। गलत बोलते तुम लोग, 12वीं के बच्चों को मूर्ख जैसा बोलना चाहिए। हाइड्रोजन एक मिटा दो, उल्टा 5 बॉन्ड हो गया। तुमको ही पता हाइड्रोजन ऐसे ही लगाया जाता है गिन गिन के। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 5 बॉन्ड हो गया। हाँ ध्यान तो गया, बड़ी बात ये है। अब वो आदत है ना CH2 लिखने की। देखो इधर हम क्या बता रहे 2 दिन, तो आपको क्या करना है, इधर साइड में कोई रहेगा तो क्या करना, उसको ऐसे नीचे या ऊपर लिख लेना, ठीक है। हम बार बार नहीं बताएंगे, बहुत बार मिलेगा। जैसे विनाइल क्लोराइड मिलेगा, अभी PVC पर आए थे क्या? अच्छा, ज्यादातर मोनोमर एडिशन की ऐसी है, तो अगर तुम ध्यान दोगे इस चैप्टर पे ना, तो बहुत आसान है। तो हम तुमको कुछ शुरू दिन भी बोले थे और आज फिर बोल रहे हैं, 3 चैप्टर आपको बोनस है, कोई भी कंपटीशन, बोर्ड, सब जगह। बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और केमिस्ट्री एंड रिलायंस। क्या सिर्फ NCERT पढ़ना है वर्ड टू वर्ड, जैसा हम पढ़ा रहे हैं तो वर्ड टू वर्ड पढ़ा ही रहे, तुमको दिख ही रहा होगा। और बस इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, नो चेंजेस नथिंग, कुछ कोई चेंज कर ही नहीं सकता चाह के। क्या कोई JEE वाला नया पॉलीमर डिस्कवर तो नहीं कर देगा ना कि हाँ एक नया पॉलीमर क्या बना गया, वो असंभव है, ठीक है। तो जो है वही पूछा जाएगा, सबसे पहली फायदेमंद। हाँ घुमाया जा सकता है सवाल को, लेकिन अब तुम सोचो ऑर्गेनिक के जो आप नॉर्मल क्वेश्चन देखो, वो तो कुछ भी पूछ देते हैं, वहां कन्वर्जन है, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। हो सकता है बुक में हो, नहीं हो, कहीं नहीं हो, नया पूछ गए आपसे, लेकिन यहाँ कुछ नया कोई नहीं पूछ सकता है। इसलिए आप इन 3 चैप्टर को बड़ा सीरियसली पढ़ो, और बहुत आसान है। 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे तो एकदम बहुत आसान लगेगा। नहीं करोगे तो फिर भारी तो लगेगा ही, बड़ा बड़ा फॉर्मूले हैं थोड़े। देखो तो ये है आपका विनाइल क्लोराइड, याद है, ये इससे PVC बनता है, विनाइल क्लोराइड है। इसमें भी हमने बोला था कि Cl को कहाँ लिख लो? नीचे। तो हम ऐसे कम से कम 20 मोनोमर दिखा सकते हैं। 20 कितने हो गए? 4 हो गए। देखो और दिखाते हैं। उसको हमने तुमको उस दिन स्टाइलिन पढ़ाया था, याद करो तो, बुना एस में, बुना एस पढ़े थे क्या सब? ऐसा ही था ना? अब देख लेना भाई, हाइड्रोजन तो 5 बॉन्ड बोलेंगे, तो ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा सबको याद नहीं होता शायद। यहाँ हमने C6H5 लिखा था, देख हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे अब। हाँ ऐसा था क्या? देखो तो बुना एस में, ये भी इससे भी, ये भी एक पॉलीमर बनाता है, ये स्टाइलिन है, इससे बनेगा आपको पॉलीस्टाइलिन, हो गया। उसके बाद एक राइलोनाइट्राइल तो मिल ही गया ना, एक राइलोनाइट्राइल। कितने हो गए? 5 हो गए। और देख रहे हैं नियोप्रीन, आइसोप्रीन, सब है। तो एक बार में इतना पागल हो जाएंगे। तो ये सब मोनोमर एक ही जैसे हैं, क्या सब में ऐसा वाला है? तुम गौर करो तो, है ना। बस यहां बदल बदल के लोग नाम बदल रहे। देखो इसका नाम एक राइलोनाइट्राइल, इसका नाम विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, इसका नाम स्टाइरीन। तो बस इतना सा चेंज हो रहा है और नाम बदल जा रहा है। तो अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे या सबका पूरा लिस्ट बना लोगे तो आराम से याद हो गया।
अच्छा ये याद हो गया तो पॉलीमर तो याद ही हो गया ना, इसको याद करने के बाद पॉलीमर थोड़ी याद करना पड़ता। पॉलीमर के लिए अभी हम तुमको सिखा रहे हैं, बॉन्ड मिटा के साइड में लिख के एन लिख दो, खत्म। तो बहुत इजी है अगर तुम ध्यान से सीरियसली पढ़ोगे तो चैप्टर। अब देखो ये किसी को याद है तो पॉलीमर का फॉर्मूला तो कोई भी लिख देगा, छोटी छोटी बातें आनी चाहिए। देखो ऐसा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे CN लिखो, इधर एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड, यहाँ क्या लगा तो N, हो गया बराबर। इसका ही नाम है आपका पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। तो ये ऊल के जगह पर यूज हो रहा है आजकल, सब्स्टिट्यूट ऑफ ऊल, ऊन के जगह पर यही चल रहा है आजकल, ठीक है, बहुत फेमस है। चलो नोट करो आप, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बता दे रहे हैं। देखो इट इज एडिशन पॉलीमर, इट इज एडिशन पॉलीमर ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल मोनोमर। तो कुछ भी मन में लिख देना पेपर में, उसको कोई पढ़ता नहीं है, बस ये फार्मूले सही होने चाहिए, ठीक है। ये जो लिखा है वही लिख दिया हमने, क्या कि एक एडिशन पॉलीमर है, सब एडिशन है। पता कैसे चल रहा है, पाई बॉन्ड टूटा उनको हम क्या बोलते हैं, एडिशन। जहां जहां ये डबल बॉन्ड गायब हो गया समझ जाना कौन सा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। तो आप समझ जाओ एडिशन पॉलीमराइजेशन, सब में लिखा हमने, तुम याद करो। इट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर, क्या लिखे, एक्राइलोनाइट्राइल, formed by catalyst, formed in the presence of catalyst peroxide, formed in the presence of catalyst peroxide। peroxide कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बनता है, ठीक है। अगर रिएक्शन लिख लेना, फिर नीचे लिखो यूजेज लिखो, प्रॉपर्टीज लिख लो, पहले लिखो। तो एक्राइलोनाइट्राइल में आपने एक बात देखा होगा, उसमें ऐसा नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, वो उसके वो नहीं बिगड़ते हैं, जैसे ऐसा ऐसा टेढ़ा कर दे छोड़ दे तो कुछ होता है उसको फर्क नहीं, एकदम वैसा वैसा ही दिखता है ना सीधा। तो मतलब उसको ना प्रेस करने का झंझट है क्या, नहीं है। तो पहला फायदा यही है, लिखो इट इज क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेन फ्री, स्ट्रेन फ्री, यानी इसमें मोड़ वोड़ नहीं आता है, कहीं से मोड़ दो इसको, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा लाइट वेट, चौथा केमिकली कॉमा फंगी कॉमा इंसेक्ट रेसिस्टेंस। मतलब जैसे तुम अपना एक नॉर्मल कॉटन का कपड़ा लो, पानी में गीला करो, उसको 10 दिन गीला रहने दो, क्या होगा, सड़ जाएगी वो, देखिए कभी, फिर ऐसे 5 दिन वैसे फट जाएगी ऐसे खींचोगे तो। लेकिन आप इस एक्राइलिक का कोई भी कपड़ा लो, उसको 10 दिन का 1 साल पानी में छोड़ दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको, क्योंकि किसी से रिएक्ट करता ही नहीं है। क्लियर है, पॉलीमर है तो करेगा नहीं, सीधी बात है। तो बहुत सारे फायदे आपको दिख गए इसके, राइट। चलो सस्ता भी, ये भी चाहो तो लिख सकते हो, ऊल से तो बहुत सस्ता है। अब लिखो इसका यूजेज, लिखो इट इज यूज एज सब्स्टिट्यूट ऑफ ऊल, इट इज यूज एज सब्स्टिट्यूट ऑफ ऊल, ऊल के जगह पर ये इस्तेमाल हो रहा है हर जगह। चलो लिख लो अब आगे।
पॉलीमर बनाने के दो तरीके, ये समझो सीधे भाषा में। कौन कौन तरीका? पहला है जोड़ जोड़ के एडिशन, पाई बॉन्ड तोड़ो जोड़ते जाओ, जब भी तुमने देखा। उसका एक और नाम है स्टेप ग्रोथ, नहीं सॉरी चेन ग्रोथ। क्या नाम है? चेन ग्रोथ। अगला है स्टेप ग्रोथ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो अगला हम लोग का पॉलीमराइज करने का तरीका का नाम है कंडेंसेशन। सब पढ़े हो तुम, डबल डबल हो रहा है। तो एक ही चीज को इस चैप्टर में 2-3 बार पढ़ाया गया है, इसलिए भी कि आप बच्चों को याद हो जाए। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसको आप दूसरे नाम से स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोल सकते हैं। स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन स्टेप ग्रोथ। इसको स्टेप ग्रोथ क्यों बोलते हैं आगे समझ जाओगे तुम खुद ही, अभी हम बताएंगे तो समझेगा नहीं। हाँ, कंडेंस का मतलब आप अभी समझ सकते हो, हम पढ़ा चुके हैं। कंडेंस मतलब होता है जुड़ना, ये बात तो सही है, लेकिन जुड़ते वक्त कुछ ना कुछ रिमूव होगा, ये ध्यान रखना है। इट इज नॉट एडिशन, ये एडिशन नहीं है। यहाँ पाई बॉन्ड नहीं टूटेगा। देखो 2-4 बातें क्लियर करो। पाई बॉन्ड नहीं टूटेगा, पहली बात पाई बॉन्ड टूटेगा नहीं। उसके बाद कंडेंस होने का मतलब दो लोग जुड़ेंगे और जुड़ करके क्या करेंगे वो लोग, छोटे छोटे मॉलिक्यूल वाटर रिमूव होगा, कुछ कुछ रिमूव हो जाएगा जुड़ते वक्त। ऐसे मान लो एक के किनारे में H है, एक के किनारे में OH है, तो जब ये जुड़ेंगे तो यहाँ से H और यहाँ से OH कट जाएगा और क्या बन जाएगा? वाटर बाहर। मतलब दोनों के किनारे में एक में H है, एक में Cl है। जुड़ने के लिए जरूरी है ना कि बॉन्ड खाली हो। तुम थोड़ा कॉमन सेंस खर्च करो, क्यों हटता है इसमें। देखो पिछली बार क्या होता था कि 2 बॉन्ड होता था, ये ऐसा देखो सोचो तुम, 2 बॉन्ड होता था। अब ये 2 लोगों को अगर जुड़ना है भाई, तो इसका भी 4 बॉन्ड है, इसका भी, सबका बॉन्ड पूरा है, तो क्यों जुड़ेंगे? वो नहीं जुड़ेंगे। तो उसमें जुड़ने का क्या टेक्निक था भाई? ये बॉन्ड हटा दो। जैसे ये बॉन्ड हटाओगे तो इस दोनों कार्बन के एक एक जगह खाली हो गया ना, अब तो ये किससे जुड़ सकते हैं। तो चलो ठीक है, बिना किसी को हटाए मेरा काम हो गया, इसमें आराम से आके जुड़ गया। ठीक है, अच्छा मान लो तुम ये सब पढ़े हो रे, ऑर्गेनिक पढ़ के आने का ये फायदा है। मान लो ये अल्केन है, अब इसमें किसी को जोड़ना है तो क्या करोगे? मान लो इसमें हमको किसी को जोड़ना है तो क्या करोगे? हाइड्रोजन को हटाएंगे, जब भी जुड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो डबल बॉन्ड भी नहीं है कि तुम तोड़ लो। ठीक है, तो वही चीज तो हम यहाँ भी समझा रहे हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड है नहीं, डबल बॉन्ड टूटेगा नहीं। जब डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा तो अगर किसी को जोड़ना है तो भाई किसी को हटाना पड़ेगा, सीधी बात है। वही चीज हम बोल रहे हैं यहाँ पे। ओके, सब्स्टिट्यूशन टाइप का नहीं। चलिए, तो इसमें 2-4 बातें हम लोग लिख लें। पहली बात क्या है, इसमें एक मोनोमर का रिएक्शन बहुत कम है, ज्यादातर 2 वाले ही होते हैं। मोस्टली 2 मोनोमर वाले ही रिएक्शन है, एक का नहीं है। अगर तुमको ये याद होगा कि एक मोनोमर के रिएक्शन को, एक मोनोमर से जो पॉलीमर बनता है उसको क्या बोलते हैं? बताओ, उसका कुछ नाम बताया था। होमोपॉलीमर, बराबर, होमोपॉलीमर। और 2 मोनोमर से जो बनते हैं उनको कोपॉलीमर, कोपॉलीमर। तो याद रखो ना, सब पढ़ लिए फिर भी भूल रहे तुम लोग। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग। तो देखो, इट इज फॉर्म्ड बाय joining of टू, ध्यान से सुनना, 2 मोनोमर्स। इसका मतलब ये लोग सबके सब कोपॉलीमर होंगे। जो भी 2 मोनोमर को जोड़ के बने उनको क्या बोलते हैं? कोपॉलीमर। जैसे अभी तुम जितने पढ़े हो, अभी इसके पहले 4, वो सबके सब होमोपॉलीमर है। कौन से पॉलीमर है? होमो, एक ही मोनोमर बार बार, सब में एक ही जैसे लोग जुड़े। तुम चाहो तो लिख भी सकते हो कि एडिशन से ज्यादातर होमो बनता है, बट एडिशन से कोपॉलीमर भी बनता है, ऐसा गारंटी मत लेना। हमने तुमको पढ़ा है ना, एडिशन रिएक्शन से दोनों पॉलीमर बनते हैं, होमो को, दोनों से दोनों बनते हैं। बट मोस्टली की बात कर सकते हो, ज्यादातर
एडिशन में ज्यादातर होमोपॉलीमर है, और ये कंडेंसेशन में ज्यादातर क्या 99% तो यही है कोपॉलीमर। मतलब इसमें दो मोनोमर, हमने क्लियर लीजिए ना, यहाँ पे दो मोनोमर चाहिए, एक से काम नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट बड़ी बात, इसके जो मोनोमर होंगे उनमें दो फंक्शनल, एक फंक्शनल ग्रुप दो बार होना चाहिए, याद रखना, बाई फंक्शनल ग्रुप। तो मोनोमर्स आर बाई फंक्शनल, मोनोमर या बाई फंक्शनल, हाँ मोनोमर, यानी इसके मोनोमर बाई फंक्शनल होना चाहिए, मतलब उसमें दो बार फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कुछ दिखा रहे एग्जांपल, तुम देखे हो यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये याद करो। ये मिला है क्या अपने को? ओ सॉरी, CH था। किसी को याद है ये? क्या नाम था इसका? बोलो भाई। है? हाँ, एडिपिक एसिड, बराबर, इसका नाम है एडिपिक एसिड। इसका नाम बहुत आसान है। अरे इसका नाम तो और आसान है पगला, ये डाई अमाइन है, NH2 का अमाइन ग्रुप बोलते हैं, डाई अमाइन, और ये हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन डाई अमाइन। तुम देखो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, तो ऐसे ही मोनोमर इसको चाहिए, दो दो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। देख लो, ये चलेगा, ये चलेगा इसके लिए, ऐसे वाले। ओके, ये अगली यूनिक बात है इसमें कि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप वाले ही चाहिए। चलो, तीसरी बात क्या है कि जब ये लोग जुड़ेंगे, मोनोमर जब ज्वाइन होगा तो वाटर वाटर रिमूव होगा। क्यों होगा वो भी हम समझा दिए अभी, कि जब तक रिमूव नहीं होगा तब तक वो जुड़ेंगे कैसे, वहां पे सिंगल बॉन्ड ही रहता, डबल बॉन्ड तोड़ना अलाउ नहीं है तुमको। तो व्हेन मोनोमर्स join together, small molecules get removed, like ज्यादातर केसेस में तो वाटर ही निकलता है, H2O, HOH भी लिख सकते थे, हमने HOH भी लिखा था, HCl, NH3, अल्कोहल, C2H5OH, ये भी निकलता है। ये सब कुछ कुछ निकलेंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। ओके, अब सुनो, इस रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन, each product of each step, product of each step is bifunctional and takes place separately। तो अलग अलग सारे स्टेप्स होंगे, एंड दीज प्रोडक्ट्स, इसको समझने में बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, रुको हमें लिख दे पहले। एंड दीज प्रोडक्ट्स ऑफ ईच स्टेप join to form polymer, इसीलिए इसको स्टेप ग्रोथ बोलते हैं। सो इट इज कॉल्ड स्टेप ग्रोथ। नो, इसके पहले तुमने देखा था, थोड़ा चेन ग्रोथ समझो। चेन ग्रोथ में क्या होता था, ये मोनोमर है, ठीक है, एक ऐसा चेन है मान लो फ्री रेडिकल का, इसमें एक मोनोमर आके बार बार जुड़ते जाता था, एक ही मोनोमर ना, एक ही मोनोमर आता था, जुड़ता था, फिर दो बढ़ गया, फिर और एक मोनोमर पे जुड़ा, फिर दो बढ़ गया, ऐसे चेन लंबा होते जाता था, ठीक है।
मतलब एक ही रिएक्शन कंटिन्यूअस चल रहा था ना, थोड़ा समझना मेरी बात को, ये एक ही रिएक्शन चले जा रहा ना, कोई अलग अलग से तो बार बार नहीं हो रहा ना, ये एक ही स्टेप है। अरे इसमें हमने जोड़ा, फिर CH2 डबल बॉन्ड, फिर जोड़े, तो देखो याद करो हम बोर्ड पे पढ़ाए थे, यहां पर ऐसे घूम गया था पूरा, यानी एक ही स्टेप लंबा चले जा रहा था। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा लंबा चल ही नहीं सकता। क्यों सर? अभी हम तुमको दिखाएंगे तो क्लियर होगा, पहले आप ये नोट कर लो। इसमें हर स्टेप अलग अलग होगा, फिर सारे स्टेप को मिला के आंसर लिखेंगे हम लोग। स्टेप ग्रोथ नाम है इसका, स्टेप ग्रोथ, स्टेप बाय स्टेप होता है। हर स्टेप इंडिपेंडेंट होगा, इसमें बहुत सारी बातें हैं, देखोगे तो हम और अच्छे से बताएंगे। नोट कर लिए जो हम समझा रहे थे, छाप रहे क्या? तो इसको एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो ज्यादा समझेगा। ये नोट कर लिए होंगे आप, कितना ऊपर वाला। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है नाइलॉन 66, हम लोग जो पढ़ लिए वो भी ले सकते हैं, बुना S बुना N भी ले सकते हैं। तो नाइलॉन 66 ले लेते हैं अपन। इसका एग्जांपल हम पहला ले रहे हैं, सम एग्जांपल जैसे वहां लिखे थे, यहां भी चाहो तो लिख सकते हो। नाइलॉन 66, ओके। देखो अभी हम लिखे थे उसी से बनता है ये। नाइलॉन 66 बनाने के लिए आपको चाहिए एडिपिक एसिड। ध्यान से सुन लो सभी लोग, एडिपिक एसिड का फॉर्मूला याद हो गया होगा, COH, फिर CH2 4 बार, फिर COH, यह है एडिपिक एसिड, प्लस तो 2 बार 6 लिखा है, मतलब 6 कार्बन के 2 कंपाउंड चाहिए। यह टेक्निक बताया था हमने। नाइलॉन 66 नाम पढ़ के याद आएगा, हमने क्या बोला, पॉलीमर क्वेश्चन में लिख के आता है, इससे तुमको टेक्निक डेवलप करना है दिमाग में। ये नाम पढ़ के हम कैसे इसको याद कर जाए, तो हम तुमको बताए थे 2 6 का मतलब देखो 6 कार्बन, यहाँ 6 कार्बन दिख रहा है, 4 कार्बन, 5 और 1 6, और हमने बोला ये सब कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन का मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, है 2 फंक्शनल ग्रुप, चेक करो, होना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। उसके बाद आएगा आपका ये वाला, इसमें भी 6 कार्बन है, तो CH2 कितने बार रखेंगे, 6 बार। इसका नाम है हेक्सा मिथाइलिन, 2 बार NH2 है तो डाई अमाइन। ओके, अब इसका पॉलीमराइजेशन हम कराएंगे भाई, टेम्परेचर प्रेशर ये सब मारते रहो बैठ के। तो अब होगा क्या, तुम थोड़ा समझना। हमने क्या बोला, इसमें पाई बॉन्ड तो है ही नहीं कि तुम तोड़ के जोड़ लोगे, पहली चीज। तो भाई जोड़े कैसे, जब तक किसी को भूख नहीं लगेगी तो खाना क्यों खाएगा भाई, जब तक इसका बॉन्ड नहीं टूटेगा, वो अनस्टेबल नहीं होगा तो उससे जुड़ेगा क्यों। सीधा सवाल तो ये आ जाता है, ये स्टेबल क्यों जुड़ेंगे। ओके, तो आप यहाँ का OH हटा दो, अब देखो बेचैन आत्मा हो गया, इसका बॉन्ड कंप्लीट नहीं है। और यहाँ का क्या एक हटा दो, H, ये भी बेचैन आत्मा हो गया, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे। यही चीज हम तुमको समझाने की कोशिश जब भी कर रहे थे कि क्यों हटेगा। इसलिए हटेगा भाई कि नहीं हटेगा तो जुड़ेगा कैसे, क्यों जुड़ेगा, अगर उसका पूरा बॉन्ड बना हुआ है तो क्यों जुड़ेगा। क्लियर है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। तो यहां से OH हट जाएगा और यहां से एक H हट जाएगा और ये कंडेंस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। उसी तरह अब अगला समझो, देखो ये मिटा दे नीचे का, देखो अब क्या होगा, जो भी इसका प्रोडक्ट बनेगा, पहले हम प्रोडक्ट लिख लेते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा, बस इसकी बात करेंगे हम, पूरे की बात हम नहीं करेंगे, बस इसकी बात करेंगे, समझना। देखो COOH रहेगा यहाँ पे, यहां से OH गायब, ठीक है, हम उसको कलर कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से आपका OH गायब होने वाला है और यहां से H, ठीक है। ओके,
समझ गया। क्या रिमूव हो जाएगा? वाटर। अब यहाँ एक बॉन्ड ऐसे खाली हो गया, क्योंकि कार्बन का स्ट्रक्चर ऐसा था, देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, आपने ये तोड़ लिया, ये तोड़ लिया, हटा दिए, तो ये बचा ना ऐसा बॉन्ड। ओके, फिर NH2 में से भी एक H हटा दिए तो NH बचा, उसके पास भी एक बॉन्ड, इसका भी एक खाली है, इसका भी एक जगह खाली है, दोनों आपस में ऐसा बॉन्ड बना लिया। ये बॉन्ड देख के कुछ याद आ रहा है क्या? पेप्टाइड लिंकेज जैसा नहीं है? अरे CONH पेप्टाइड बॉन्ड, ऐसे याद आ गया तो बता दिए, तो जिसको नहीं समझे पेप्टाइड छोड़ देना है, टेंशन। ओके, ये बना, ठीक है। अब तुम सोचो क्या इसके बाद ये आगे कैसे बनेगा? भाई तो पॉलीमर है, ये ऐसे लंबा कैसे होगा? समझ में नहीं आ रहा। तो लंबा होने के लिए जरूरी है कि ये पीछे में जुड़े, फिर उसके बाद ये जुड़े, सीक्वेंस में जुड़े, वो तो गारंटी नहीं है ना कि होगा। तो होता क्या है इसमें कि हर स्टेप अलग अलग होता है। मान लो ये रिएक्शन एक बार हुआ, एक बार और होगा, एक बार और होगा, ऐसे ऐसे कितने लोग बन जाएंगे? लाखों, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर अब ये आपस में जुड़ना चालू करेंगे। ओ, समझो स्टेप ग्रोथ क्यों नाम है इसका। समझो पिछली बार क्या हुआ था कि एक रिएक्टेंट लिए, मतलब एक अटैकिंग रिएजेंट था, उस पे आके जुड़ते जा रहे थे, जुड़ते जा रहे थे, मतलब एक चेन जैसा वो चल रहा था लाइन से। मतलब एक बार चालू कर दिए, जाने दो, कोई टेंशन नहीं है, चलते जाएगा ऑटोमेटिक। समझ में आ रहा मेरी बात? वो चेन ग्रोथ था, मतलब एक बार चालू कर दिए, वो फ्री रेडिकल जाता था, डबल बॉन्ड पे कूदता था, बॉन्ड टूटता था, जोड़ लेता था, फिर जाता था, कूदता, वो चलते जा रहा है, उसको हमको छेड़ने की जरूरत बीच में नहीं पड़ेगी। ये तो बड़ा मुश्किल का काम है। ये दो लोग तो जुड़ गए, मान लो हम ऐसे दो लोग और ले तो फिर वो जुड़ जाएंगे, फिर और ले और जुड़ जाएंगे, बट वो पॉलीमर कहाँ बना? ये पॉलीमर है क्या? पॉलीमर इतना थोड़ी होता है, इनफाइनाइट होता हो। तो फिर क्या करेंगे? अब ऐसे ऐसे वालों को फिर से जोड़ो, इसीलिए इसका नाम क्या रखे? स्टेप ग्रोथ। मतलब हर स्टेप को आप अलग अलग कराओ, फिर बड़ा कराओ। क्लियर हुआ? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? चेन ग्रोथ और स्टेप ग्रोथ में। तो तुम इसमें क्या लिखे हो? तुम इसमें थ्योरी में लिखे हो, पढ़ो, लिखे हो कि इसमें हर स्टेप का प्रोडक्ट जो बनता है वो सेपरेटली बनता है। हर स्टेप का प्रोडक्ट क्या बनता है? देखो फर्स्ट स्टेप है, इसका प्रोडक्ट बन गया। ऐसा ही ये रिएक्शन मन में सोचो, यही चीज डबल लिख लो ना, थोड़ी हम लिखने वाले हैं। अब डबल लिख लो, फिर से ऐसा एक बार और बना लो, तो हर स्टेप का प्रोडक्ट हो गया, वो सब सेपरेट बना है। अब बाद में उसको जोड़ करके एक लंबा पॉलीमर हम बनाएंगे। यानी हर स्टेप एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई किसी से निर्भर नहीं है। ऐसा नहीं कि एक के बाद एक होते जा रहा लाइन से, वैसा नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर हो रहा है सबको? क्योंकि यहाँ एक सीक्वेंस भी है, देखो पहले ये फिर बाद में ये आना चाहिए। अब इसके बाद यही चीज अगर जोड़ दे तो पॉलीमर गड़बड़। वहां पे ऐसा लोचा तो था नहीं, वहां पे क्या था? जाने दो, CH2 को जुड़ने दो लाइन से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम है यार, यहाँ पे एडीपी एसिड के बाद यही आना चाहिए, फिर इसके बाद फिर एडीपी का आना चाहिए, फिर उसके बाद, तो ये सीक्वेंस बैठ के जमाएगा कौन? तो तुम कुछ करो ही मत, जमाओ ही मत। तुम क्या करो, सब दो दो ऐसा डाल दो सबको एक साथ, ये लोग आपस में रिएक्ट करते 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 दो दो मॉलिक्यूल जुड़ के ऐसा हो जाएंगे ऐसे ऐसे। अब ऐसे वालों को फिर से रिएक्शन कराओ। देखो इधर अभी 2 बार लिखना पड़ेगा मेरे को, ये चीज फिर से लिखो, लिखो भाई, इतना बड़ा लिखने मेरे को तरास आ रही। ये पहला स्टेप का प्रोडक्ट है, याद रखना, दिस इज स्टेप 1 प्रोडक्ट, दिस इज स्टेप 2 प्रोडक्ट। अलग अलग बने हैं दोनों, कोई किसी पर निर्भर नहीं है। अब इनको फिर से हम एक साथ एक कंटेनर में डालेंगे, सब ऐसे जो बन जाएंगे, फिर से इनको एक कंटेनर में डाल के फिर से टेम्परेचर प्रेशर देंगे, तो फिर क्या होगा? ये सब आपस में जुड़ जाएंगे। देखो यहाँ से एक H जाएगा और यहाँ से OH जाएगा, ये जुड़ गया। उसी तरह इधर जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, फिर सीक्वेंस भी ब्रेक नहीं होगा। तुम चेक करो, बड़ा अच्छा सीक्वेंस भी है। अब कई सीक्वेंस ब्रेक नहीं हो रहा। देखो एडीपी के बाद ये आएगा, फिर इसके बाद ये आएगा, फिर इसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद यही आएगा। क्लियर है? सोचो आप, ये हुआ स्टेप ग्रोथ, समझ में आ गया? फिर यहाँ का भी कोई और से H निकल जाएगा, फिर ये लंबा हो जाएगा, फिर कोई और इसका OH निकाल लेगा, फिर ऐसा हो जाएगा। ओके, ऐसा बन गया। क्लियर हुआ सबको अंतर? तो ये है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जो कि इससे थोड़ा थोड़ा क्या बहुत अलग है। तो अपन तो ऐसे छाप लेंगे डायरेक्ट, यानी ये चीज बार बार आ रहा है, दिख रहा है ये चीज इतना। तो कैसे इसको हम लोग समझ के याद रखेंगे वो भी देख लेते हैं। क्लियर हो गया? पहले बनता कैसे? किसी कोई डाउट है तो बोलो। देखो रे, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो होगा क्या? सबसे पहले ये दोनों जुड़ के एक बनेगा, फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे बनेंगे और फिर आपस में जुड़ेंगे। तो
तो कुल मिला के होगा तो क्या, हम ये बता ही दे रहे हैं, यहाँ का OH जाएगा यहाँ का H, और बाद में कोई और आके वो इसका OH खा जाएगा ना, नहीं हटा देंगे इसका OH। उसी तरह यहाँ का भी क्या हटा दोगे, H। बस सिंपल है, वाटर हटाना है तो आप सब जगह को OH के किनारे वाले का हटा दो, लिख दो पॉलीमर बना के। अब तो क्या बना, देखो CO। इसको लोग ऐसे भी स्टाइल मारने के चक्कर में डबल बॉन्ड O लिखता है, क्यों, हमने तुमको बोला था कि साइड में कोई रहे तो उसको कहां कर दो, ऊपर, बोले थे कि नहीं, ताकि आप ऐसा बॉन्ड खींच के ब्रैकेट बना सको। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, फिर यहाँ क्या बन रहा है, CH2 4 बार, फिर यहाँ C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, यहां से एक H हट गया, राइट, NH हो गया। अरे लंबा हो गया यार, यहाँ नहीं चलना, इधर लिखते हैं। यहां से NH, तो आप मोनोमर याद करने में मेहनत करो, पॉलीमर नहीं, पॉलीमर तो अपने आप बनाना हो जाता है, इतना सिखाया जाता है। बस हो गया, इस पे क्या लिख दो, N, हो गया। दिस इज आपका नाइलॉन 66। और हमें कितनी बार लिख दिया अभी तक, बताओ, ये कितने बार है रिएक्शन, कितनी बार हम ये रिएक्शन लिख दिए, कौन सा नंबर है, 3rd बार है। और हमने बोला भी था कि हम एक रिएक्शन कितने बार लिखेंगे, 3 बार लिख दिए। पॉलीथीन का भी 3 बार लिख दिए, पॉलीथीन भी 3 बार लिख दिए, और ये भी 3 बार लिख दिए, हो गया। और जो जो बचा वो भी 3 बार हम लिखेंगे, तुम टेंशन मत लो, बुक वाले भी लिखते हैं, हम थोड़ी अकेले लिख रहे हैं, बुक वाले भी 3 बार लिखे, तुम चेक करो। तो आपको अब तो याद हो जाना चाहिए। अब इसके बाद नहीं लिखेंगे, 4 बार नहीं लिखेंगे, कमिटमेंट थी नहीं, हमारी कमिटमेंट थी हम एक रिएक्शन को 3 बार लिखेंगे, सारे रिएक्शन को 3 बार। तो चलो, ये हो गया नाइलॉन 66, समझ में आ गया। तो ये तीसरी बार हम लिख रहे हैं, चैप्टर के स्टार्टिंग में एक बार लिखे थे, फिर एक बार कंडेंसेशन पढ़ा है वहां लिखे थे, फिर यहाँ पे लिख दिए। तो अब इसका हम लोग प्रॉपर्टीज, इसके यूजेस पढ़ के यहाँ पे इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आपको ये याद रखने में मेहनत करना है, वो भी आप इस नाम से याद रख सकते हो, नाइलॉन 66। तो 66 2 कार्बन को दिखाते हैं कि इसमें भी 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन, ये एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन। बोलते जाओ, जितना बोलोगे उतना याद होगा। क्या बोल रहे हो, हाँ। तो हम जब रिएक्ट करेंगे तो जो भी पास का होगा वही रिएक्ट करेगा ना। ये देखो बड़ा कंपाउंड है, ये दूर है, तो रिएक्ट नहीं करेगा ना, ये कर जाएगा। ये पास वाले हैं जो, यहां का नहीं करेगा। सब मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल, कैसा, हाँ, उसके लिए कैटलिस्ट लगता होगा प्रॉपर, जो यहां से OH निकाल ले, फिर यहां से H निकाल ले। अभी हम लोग कैटलिस्ट के बारे में इसमें नहीं पढ़ रहे, इसके लिए इन्होंने इसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ा है, इन्होंने स्टेप ग्रोथ का मैकेनिज्म अपने को नहीं पढ़ा। जैसे तुम एडिशन का पढ़े, फ्री रेडिकल आया, उसने अटैकिंग रिएजेंट बनाया, फिर वो जाके बॉन्ड तोड़ा, वैसे यहाँ भी होता होगा, बट हम लोग को नहीं पढ़ाया गया है वो पूरा ही मैकेनिज्म। पागल हो जाएंगे पढ़ेंगे तो, इतना तो ऑलरेडी बहुत भारी लगता है। इसमें भी मैकेनिज्म होगा इसका बकायदा, इसमें भी कैटलिस्ट लगते होंगे, वो यहाँ का OH रिमूव करते होंगे। जैसे तुमको ही पता, OH रिमूव करने वाले ऑर्गेनिक में बहुत सारे लोग हैं, तो आराम से OH हटा देंगे कहीं। चलो रे, तो लिखो, इसको लिख लिए, इसमें लिखो, इट इज पॉलीमर ऑफ, it is polymer of adipic acid and hexamethylene diamine formed under high pressure and high temperature, formed under high pressure and high temperature. हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। यहाँ भी NN लगाना भूल गए आप, NN भूल जाना मत। तो ये भी N बार होगा और ये भी N बार होगा, तब तो N बार बनेगा। फॉर्म्ड अंडर हाई प्रेशर लिखे,
अब ये रिएक्शन लिख लेना, उसके बाद देखिए प्रॉपर्टीज लिखो। प्रॉपर्टीज में लिखो इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल, very strong, flexible, chemically inert, non corrosive। ये तो तुम दोनों सब में लिख सकते हो, inert और non corrosive। यूजेज लिखो, यूज में लिखो यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्रश बनता है, टूथ ब्रश। जितने भी ब्रश बनते हो प्लास्टिक वाले, उसमें नायलॉन की ऐसे लगी रहती है रस्सी। चलो ना, ये नायलॉन रस्सी वाला नहीं है, नायलॉन दो क्लास होते हैं, एक नायलॉन 6 और एक नायलॉन 6। नायलॉन 6 की रस्सी बनती है, ठीक है। ये नायलॉन 6 कपड़े में लगते हैं, ठीक है। और ब्रश बनता है, टूथ ब्रश। देखो टूथ ब्रश लिखे, उसके बाद लिखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसके बाद लिखो सीट, मेकिंग सीट। प्लास्टिक की सीट आती देखे हो क्या, 3 सीट, हरा हरा चल रहा है ना आजकल बाजार में, वो ये दिस इज नॉट रस्सी वाला नायलॉन, ठीक है। रस्सी वाला जो पीली गाय भैंस बांधते हैं वो रस्सी इसमें नहीं है, वो दैट इज डिफरेंट, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। दैट इज नायलॉन 6, वो अलग है, ठीक है। तो चलो नोट कर लिए ये। तो अगला इसी में दूसरा एग्जांपल है, वही नायलॉन 6 का हम लोग पढ़ते हैं, जिससे रस्सी बनता है। एक और पढ़ ले सकते हैं हम लोग, टेरिलीन, टेरिलीन ही पढ़ लेते हैं। चलो तो आप इसके मोनोमर्स को दिमाग में रिवाज करोगे तो याद रहेगा ये। तो दूसरा हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। इसको स्टेप ग्रोथ क्यों बोलते हैं, आप समझ में आ गया ना, क्योंकि इसका हर स्टेप का प्रोडक्ट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, बाद में उनको जोड़ करके फाइनल प्रोडक्ट बनता है। अगला है दूसरा टेरिलीन, या इसका नाम डेक्रॉन भी है। क्यों, 10 कार्बन होता है इस कंपाउंड में, इसीलिए, ठीक है। डेक मतलब 10 कार्बन होता है ना। अब देखो सबका मोनोमर आपको याद करना है, बस इतना ध्यान रखो। इसका मोनोमर है इथाइलिन ग्लाइकॉल, पहला। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल आपने ऑर्गेनिक में बार बार पढ़ा होगा। देखो ऐसा होता है CH2 2 बार OH, याद है, मिलाइए। ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में 3 बार OH, ग्लाइकॉल में 2 बार OH। ये ग्लाइकॉल है आपका, इधर भी OH लिख लो, अपना ऐसे लिखेंगे। ये आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल, प्लस बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको आप टेरेथाइलिक एसिड बोलते हैं। थाइलिक एसिड पढ़े थे, थाइलिक एसिड हम लोग को बहुत बार मिला, याद है किसी को ऑर्गेनिक में। ये 2 बार COH, क्या नाम था इसका, थाइलिक एसिड। पी थाइलिक था, पी साइलेंट था, याद करो, मिला है। अब इसी को आप पोजीशन बस बदल दो, तो इसके नाम के आगे टेरे लगा दिया इन्होंने, ये यही चीज है, ऐसा, ठीक है। बस हम पोजीशन बदल, जैसे पारा पे हो गया, पहले दोनों अगल बगल था, अब ये सामने सामने है, तो इसका नाम बदल गया, ठीक है। पोजीशन बदलने से बस उसके नाम के आगे टेरे लगा दिया इन्होंने। थोड़ा हम इसको ऐसे हॉरिजेंटल लिखेंगे ताकि OH निकालने में आसानी हो। इधर लिख दीजिए COOH,
और इसमें भी है। तो यहीं से नाम याद रहेगा आपको, टेरिलीन दिख रहा है, टेरिलीन बनने वाला है, टेरेपिथेलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन, देखो इथिलीन, अब देखो इथिलीन और टेरे मिलाकर क्या नाम बना दिया इन्होंने, टेरेलीन। समझ में आ रहा है, यहां से उछाया जाता कुछ, यहां से मिला दिया ना। डेक्रॉन क्यों बोलेंगे, इसमें 10 कार्बन है, तुम गिनो 6 7 8 9 10 दिख रहा है, अरे 6 तो रिंग में है और 2 यहाँ 8 और 2 यहाँ 10, तो जो पॉलीमर है उसमें 10 कार्बन है, इसलिए इसका नाम डेक्रॉन भी है। जैसे तुमको याद रह जाए, सबके अपने छोटे छोटे क्लू है। अब इनको वही पॉलीमराइज करो, पॉलीमराइज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, देखो सब में लगेगा, ये आप हमेशा ध्यान रखना। अब आप हर चीज का तो पढ़ोगे नहीं, पढ़ोगे तो बौड़ा जाओगे नहीं क्या, ऑलरेडी इतने में बच्चों की लगी रहती है, याद कैसे हो गई। तो देखो अब इनको हम जोड़ेंगे, वाटर रिमूव करेंगे, जोड़ दो, चलो तो क्या बनेगा बताओ, यहां से आप हटा दो OH, चलो घेर दे रहे हैं OH हटाने के लिए, यहां से OH हटाओ, यहां से H, अल्कोहल कार्बोक्जिलिक हमेशा OH डोनेट करना चाहता है, याद रखना। फिर अब हम बार बार वैसा तो नहीं करेंगे, अब ऐसा ही एक और आएगा जो इसका OH निकाल के ले जाएगा, कोई और निकाल के ले जाएगा कि नहीं, और इसके बगल में कोई और आएगा जो इसका क्या निकाल के ले जाएगा, H। अल्कोहल क्या डोनेट करता है, H, याद रखना। तुम हिस्ट्रीफिकेशन पढ़े हो ना, और पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो पढ़ो। हिस्ट्रीफिकेशन में पढ़ाया गया है कि अल्कोहल H डोनेट करता है और कार्बोक्जिलिक क्या डोनेट करता है, OH। ओके ओके, तो आप वाटर निकाल लीजिए। देखो हम पिछली बार भूल गए, एन वाटर लिखना चाहिए था वहां क्लास में, नहीं लिखे थे ना। अरे वाटर रिमूव हुआ है तो बाद में तक प्रोडक्ट में ऐसा लिखना चाहिए कि नहीं कि एन बार क्या निकला है, H2O, तो समझेगा ना सामने वाले को वाटर कहा गया, लिख लेना। ऐसे कुछ वो नहीं लिखो तो मार्क थोड़ी कटता, उसके लिए कुछ नहीं कटता, बुक वाले भी नहीं लिखते। मेन प्रोडक्ट लिखना जरूरी है ऑर्गेनिक में। चलो इधर ध्यान दो रे आप, सब लोग इधर ध्यान दो भाई। तो आप यहाँ 2 बातें ध्यान रख सकते हो इस रिएक्शन के लिए कि अल्कोहल में से अल्कोहल क्या लॉस करेगा, हाइड्रोजन सिर्फ, याद रखना, गलत कर दोगे नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। और कार्बोक्जिलिक क्या लॉस करेगा, OH, वाटर रिमूव होगा, ठीक है, ओके। बना दो, जोड़ के लिख दो, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है उसमें। यहाँ लिख दो नीचे, देखो यहाँ क्या बचेगा, O बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड खाली रखना पड़ता ना ऐसा ब्रैकेट लगाने के लिए, फिर ये CH2, इसको हम लोग जोड़ भी सकते हैं ड्राइंग में, फिर यहाँ पर O, देखो ये O, फिर ये, अब हमने क्या बोला था, इसको जोड़ने के लिए ऐसा अगर तुम लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि गलत हो गया है। इसको ऐसे लिख लिया था, कैसे लिख जाता है, डबल बॉन्ड हो, राइट, ऊपर करो उसको, यहाँ बेंजीन रिंग। तो ये तुम खुद से लिखोगे ना, तुमको मोनोमर भी याद रहेगा, फायदा है, खुद से लिखना, छापना मत मेरा, N, ठीक है। ये है आपका टेरेलीन, तो टेरे नाम कहां से आया, यहां से, टेरे हमने अंडरलाइन किया, टेरेथैलिक एसिड। थैलिक एसिड याद है, बहुत बार मिला है थैलिक एसिड, 2 बार या 3 बार हमको याद है। 2 नेमिंग रिएक्शन है, एक पिथेलामाइड सिंथेसिस है गैब्रियल का, उसमें भी मिला है, तो तुम अगर ध्यान दोगे तो आराम से याद रहेगा। और एक बार वो टेस्टिंग वाला रिएक्शन था जिसमें हम लोग एमाइन से रिएक्शन कराए थे थैलिक एसिड का, वो भी मिला है। 2 बार तो पक्का हमने कराया थैलिक एसिड। अब टेरेथैलिक है तो इधर इधर COH सामने सामने, थैलिक एसिड मतलब 2 COH, ये आपको याद दिला सकता है। टेरे लगाया था ऐसे ऐसा अल्टरनेट, ओके। और यहाँ के इथाइलिन से इन्होंने, तो टेरे इसके नाम से है और इथाइलिन से ऐसा टेरेलीन, देखो हमने अंडरलाइन किया, उतना वर्ड्स ध्यान दो। ये इसका पॉलीमर का नाम है, या डेक्रॉन भी नाम है। क्लियर है सबको, ये नाम पढ़ के कुछ याद आ जाएगा क्योंकि नाम से ही सवाल आएंगे ना तुमको, तो ये क्या है या इसके मोनोमर क्या होते हैं, ऐसे कुछ भी पूछ देंगे वो। इसमें से जनरली मोनोमर ही पूछ लिया जाते हैं, इनके मोनोमर बताओ नाम लिख के। तो कुल मिला के आपको कुछ टेक्निक ऐसे दिमाग में बनाने होंगे, इससे हमको क्या याद आएगा, इससे हमको क्या याद आएगा, या डेक्रॉन से हमको कुछ याद आ जाए, देख लो भाई। तो चलो टेरेलीन हेडिंग लगाओ, इसमें भी लिखो
देखो इट इज कंडेंसेशन पॉलीमर प्लस H2O लिखना बार बार भूल जाते हैं आप, लिख लेना भाई NH2O. It is condensation polymer formed by interaction of ethylene glycol, formed by reaction of ethylene glycol and terephthalic acid. अरे टाइम हो गया, पता नहीं चला. Formed by reaction of ethylene glycol and terephthalic acid. तो आप रिएक्शन लिख लो, इसके आगे देखते हैं कल. ओके चलो फिर टाइम हो गया है, तो मैथ की क्लास है. थोड़ी देर बाद निकलेगा, बंद करना है.